अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन डेनिसन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि ब्रायन के मेडिकल कंडीशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। एईडब्ल्यू में आरबीडी के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर 2025 के लोकेशन को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं ऑल इन 2025 से पहले ऑल इन का किक ऑफ शो अनाउंस हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू आईडी प्रोग्राम की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको एक हफ्ते पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलिंग बिजनेस के अंदर मोनोपोली को कंटिन्यू करने के लिए अब यहाँ पर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर कब्जा कर रही है, और इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा ब्रांड न्यू आईडी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिस प्रोग्राम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी सारे बड़े रेसलिंग एकेडमी को अपने अम्ब्रेला में ले रही है। और इस प्रोग्राम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ना कि इंडी रेसलिंग कंपनीज को टारगेट कर रही है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा काफी सारे इंडी रेसलिंग रेसलर्स को भी इस प्रोग्राम के अंदर लिया गया है। और बेसिकली इस प्रोग्राम के हिसाब से जो भी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईडी के अंदर होगा उसे यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा स्पेशल फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, और बदले में यहाँ पर उसे अगर एईडब्ल्यू, एनजेपीडब्ल्यू या टीएनए जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आता है, तो उन्हें यहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई से नेगोशिएट करना होगा। और इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग बिजनेस के अंदर मोनोपोली को एक नए तरीके से ला रहे गए। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईडी प्रोग्राम के अंदर फाइनली यहाँ पर रेसलर्स के नाम आना भी शुरू हो गए हैं। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईडी प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंडी रेसलर से 8 रेसलर्स के नेम अनाउंस कर दिए हैं, जिनमें से 5 रेसलर जीसीडब्ल्यू के रेसलर है, तो वहीं 3 रेसलर यहाँ पर बाकी इंडी रेसलिंग कंपनीज के रेसलर है। और ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इंडिपेंडेंट रेसलिंग के पॉपुलर रेसलर ब्राइस डोवान, जाडा स्टील के साथ साथ जोन्स जैसे रेसलर को आईडी प्रोग्राम के अंदर ले चुकी है। और अब यहाँ पर इन 8 रेसलर्स को आईडी प्रोग्राम में लेने के बाद अगर यहाँ पर फ्यूचर में इनमें से किसी को भी एईडब्ल्यू, एनजेपीडब्ल्यू या टीएनए से ऑफर आता है, तो इन्हें यहाँ पर उनके ऑफर को छोड़कर सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये बताना पड़ेगा कि उन्हें यहाँ पर एईडब्ल्यू या टीएनए जैसी कंपनी से ऑफर मिला है। और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी परमिशन देगी तभी यहाँ पर ये रेसलर एईडब्ल्यू, टीएनए या किसी और को ज्वाइन कर सकते गए। और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई परमिशन नहीं देती गए तो वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ही ज्वाइन करेंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि इन 8 रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईडी प्रोग्राम में शामिल होने के बाद और कौन कौन से रेसलर होते गए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईडी प्रोग्राम का हिस्सा होते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर रॉब वैन डैम की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते एनएक्सटी और एईडब्ल्यू डायनामाइट जब हेड टू हेड गया था तो ईसीडब्ल्यू लेजेंड आरबीडी यहाँ पर एनएक्सटी के ऊपर रिटर्न करते गए। और यहीं आरबीडी के एनएक्सटी पर अपीयर होने के बाद अब आरबीडी के एईडब्ल्यू में पॉसिबल रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर आरबीडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो इकलौते कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी एईडब्ल्यू के कैमराज के ऊपर ना कि अपीयर हुए हैं, बल्कि काफी सारे मैचेस भी रेसल कर चुके हैं। बट अब यहाँ पर जब आरबीडी एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एनएक्सटी के ऊपर रिटर्न कर चुके हैं, तो इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा आरबीडी को एईडब्ल्यू में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और आरबीडी यहाँ पर कुछ महीने पहले एईडब्ल्यू के शो पर जब काम कर रहे थे, वो यहाँ पर एईडब्ल्यू और आरबीडी के बीच में शॉर्ट डील थी, जो डील यहाँ पर ओवर हो चुकी है। और अब यहाँ पर आरबीडी फ्यूचर के अंदर आपको एईडब्ल्यू के ऊपर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर वो रिटर्न करते गए तो उनका रिटर्न या तो टीएनए के ऊपर होगा या डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर होगा। बोला आपको क्या लगता है, टोनी खान को फ्यूचर में आरबीडी को लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि टोनी खान को इस टाइम के ऊपर गलती से भी आरबीडी को एईडब्ल्यू के शो पर बुक करना चाहिए। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट ईयर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी कहां बुक करने वाली है, इसको लेकर डब्ल्यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। गाइस यहां पर डब्ल्यूएन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर के फॉरबिडन डोर के लोकेशन को एईडब्ल्यू कंपनी ने अब भी डिसाइड नहीं किया है। और अब भी कंपनी यहाँ पर लंदन के अंदर काफी सारे अरीनाज को टारगेट कर रहे गए। बट जिस अरीना के अंदर शो के जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है, डेफिनेटली वो अरीना O2 अरीना है। और जैसा कि मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूँ कि एईडब्ल्यू के इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पॉसिबली यहाँ पर O2 अरीना या वेम्बले अरीना में जा सकता है। अब यहाँ पर डब्ल्यूएन भी ये कंफर्म कर रहे गए कि ज्यादा चांसेस यहाँ पर इसी के हैं कि O2 अरीना वो अरीना होगा जहाँ एईडब्ल्यू उनका फॉरबिडन डोर करेगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू फॉरबिडन डोर की अरीना और लोकेशन कब अनाउंस करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन एनजेपीडब्ल्यू
NJPW की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, NJPW ने इस हफ्ते उनके साल का आखिरी बड़ा पेपर व्यू पावर स्ट्रगल पेपर व्यू किया, जहां पर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर फॉर्मर IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन शिंगो ताकागी न्यू IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जैक सेब्रे जूनियर को रसल किंगडम से पहले चैलेंज करते गए और इन दोनों के 30 मिनट के लंबे मैच के बाद जैक ड्राइवर के साथ जैक सेब्रे जूनियर मैच को जीतकर IWGP वर्ल्ड टाइटल को रिटेन कर लेते गए। और यहीं पावर स्ट्रगल पर इन दोनों के आधे घंटे के लंबे मैच के बाद अब इस मैच की स्टार रेटिंग सामने आ चुकी है। गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के द्वारा जैक सेब्रे जूनियर और शिंगो ताकागी के मैच को 5.25 रेटिंग मिली गई और लंबे टाइम के बाद डेव मेल्जर के द्वारा NJPW के किसी मैच को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, जो मेरे हिसाब से काफी हद तक जस्टिफाइड है। बट गाइज आपको क्या लगता है, शिंगो ताकागी और जैक सेब्रे जूनियर का मैच 5.25 रेटिंग डिजर्व करता है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इंजर्ड सुपरस्टार द अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन यहाँ पर उनके होम टाउन पर AEW के वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद अब AEW में फुल टाइम करियर से रिटायर हो चुके गए। और ना कि ब्रायन AEW के फुल टाइम करियर से रिटायर हो चुके गए, बल्कि ब्रायन का AEW का कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर हो चुका है और वो यहाँ पर किसी भी ऑफिशियल तरीके से AEW कंपनी से जुड़े नहीं गए। बट यही ब्रायन के मेडिकल कंडीशन को लेकर अब बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रायन के AEW के ऑल इन पर वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले ही ब्रायन के नेक के अंदर काफी ज्यादा इशू चल रहे थे और इसीलिए AEW के अंदर ब्रायन ने जब AEW के वर्ल्ड टाइटल को जीता तो ब्रायन ने ये कंफर्म किया था कि जब भी वो AEW के वर्ल्ड टाइटल को हारेंगे उसके बाद वो यहाँ पर उनके नेक की सर्जरी कराएंगे और वो यहाँ पर लंबे टाइम तक रेसलिंग से बाहर रहेंगे। और अब जबकि ब्रायन यहाँ पर टाइटल को हार चुके गए तो गाइज पिछले 1 महीनों से ब्रायन लगातार मेडिकल चेकअप करा रहे गए और अच्छी बात यह है कि ब्रायन के नेक में काफी महीनों के इश्यूज होने के बाद भी उन्हें यहाँ पर पॉसिबली सर्जरी करानी नहीं पड़ सकती गए और पॉसिबली यहाँ पर क्योंकि वो रेसलिंग नहीं कर रहे गए तो वो यहाँ पर बिना सर्जरी के भी लगातार यहाँ पर मेडिकल थेरेपी लेकर उनकी इंजरी से रिकवर कर सकते गए। और गाइज अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो ब्रायन को बिना सर्जरी कराए ही उनके यहाँ पर इंजरी से आज़ादी मिल जाएगी। बल देखना दिलचस्प होगा कि ब्रायन यहाँ पर थेरेपी से ठीक होते हैं या नहीं, और अगर यहाँ पर ब्रायन थेरेपी से ठीक नहीं होते गए तो ब्रायन यहाँ पर एग्जैक्टली उनकी सर्जरी कवर कैसे कराते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल इन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 साल से AEW कंपनी UK में वेम्बले स्टेडियम पर ऑल इन पेपर व्यू कर रही है। बट नेक्स्ट ईयर AEW का ऑल इन पेपर व्यू AEW कंपनी पहली बार USA के अंदर करेगी, जहां पर नेक्स्ट ईयर AEW का ऑल इन पेपर व्यू AEW कंपनी ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में करने वाले गए। और यहीं AEW के नेक्स्ट ईयर 12 जुलाई को ऑल इन पेपर व्यू से पहले अब AEW ऑल इन को लेकर नवंबर के अंदर एक बड़ा इवेंट करने वाले गए, जो इवेंट AEW के ऑल इन का किक ऑफ होगा। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी 20 नवंबर के ऊपर डालस के अंदर यहाँ पर उनका स्पेशल किक ऑफ शो करेगी, जिस शो के ऊपर AEW के काफी सारे रेसलर यहाँ पर मीट एंड ग्रीट करेंगे। तो वहीं इस शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के रेसलर्स की तरफ से पार्टी देखने को मिलेगी। और AEW के टेक्सास में इस शो के ऊपर AEW कंपनी बेसिकली ऑल इन के हाइप को बिल्ड करने वाली गए, क्योंकि गाइज 20 नवंबर को AEW के ऑल इन के किक ऑफ शो के बाद मात्र यहाँ पर 20 दिनों के बाद AEW कंपनी 9 दिसंबर के ऊपर ऑफिशियली यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के ऑल इन के टिकट सेल को शुरू करने वाले गए। और ये देखना दिलचस्प होगा कि 20 नवंबर को AEW के द्वारा टेक्सास लाइव स्टूडियो के अंदर जब AEW के ऑल इन का किक ऑफ शो होता है तो इस शो के ऊपर कितनी क्राउड होती गए। और AEW के टेक्सास लाइव स्टूडियो में इस शो के बाद 9 दिसंबर को जब ऑल इन का टिकट सेल शुरू होता है तो प्री सेल के अंदर AEW USA में कितने टिकट सेल करती गए। वाल आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर का ऑल इन सोल्ड आउट होगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।